साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आइए हम लोग आज फिर शुरू करते हैं एक नया वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा था उसी में कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय वस्तु, जिसमें हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है और बोर बारी स्कीम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री में, जो अक्सर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्शन से ही। जब हम लोग 6th क्लास में जाते हैं तभी से केमिस्ट्री के मौलिक बातों की बात होती। तो चलिए उसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग परमाणु के अंदर एटम को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको दर्शाने का, प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। तो जो हमने पढ़ा बोर बारी स्कीम में कि 2n² से कक्षों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को भरा जाता, तो उसी को भरने की प्रक्रिया के तौर पर इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सिंपल क्या है, तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, और वो है कि इसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन का वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण को समझने के लिए विन्यास का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काट रहा, तो उसी को जो अलग अलग कक्ष में या कक्ष के अंदर उप कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको दर्शाने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कुछ नियमों से बंधा हुआ। आप ऐसे ही किसी भी अव्यवस्थित तरीके से इलेक्ट्रॉन को वितरण करके नहीं दर्शा सकते। तो एक खास प्रोसेस बना हुआ है और उसी प्रक्रिया को अनुसरण करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण को समझने का तरीका विन्यास है। अब वितरण जो होगा किसके आधार पर होगा, तो ध्यान रखना है वितरण जो होगा वो दो आधार पर, या तो कक्ष के आधार पर और नहीं तो उप कक्ष के आधार पर। तो ये ध्यान रखना। तो विन्यास कैसे पूछ रहा है इस पर भी ध्यान देना। तो पहले तो ध्यान रखना है कि कक्ष और उप कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही विन्यास कहलाएगा। अब जब कक्ष के हिसाब से होगा तो इसको हम जो विन्यास लिखेंगे इसको ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान रखना। और जब उप कक्ष के हिसाब से लिखेंगे तो इसको कहेंगे सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिट वाइज दो ही तरीका है लिखने का। और हमने कहा इसमें एक ही चीज समझना है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको अलग अलग कक्ष में किस रूप में हम दर्शा सकते हैं। जो कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उसको दर्शा दिया जाए तो विन्यास कहलाए। इलेक्ट्रॉन का वितरण इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां जो वितरण करना है एक कक्ष के आधार पर, एक उप कक्ष के आधार पर। तो जब कक्ष के आधार पर आप दर्शाएंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर उप कक्ष के आधार पर दर्शाएंगे तो इसको हम लोग सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहें। अब यहां ध्यान दें कि जैसे हम एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, और कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मान लिया मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो मैग्नीशियम एक तत्व है धातु के अंतर्गत, और इसके एक एटम में जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसकी संख्या 12 है। ये ध्यान रखना, क्योंकि 12 ही एटॉमिक नंबर। और हम पढ़े हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या बताता है, और प्रोटॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो के माध्यम से। तो 12 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 है। मतलब इस मैग्नीशियम जो एटम है जिसमें 12 एटॉमिक नंबर, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। ये ध्यान रखना। अब 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिट के हिसाब से और सब ऑर्बिट के हिसाब से।
तो जब ऑर्बिट वाइज लिखेंगे तो वो ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और सब ऑर्बिट के हिसाब से लिखेंगे तो सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो पहले हम ऑर्बिट वाइज देखें तो 12 को बांटेंगे। तो पहला जो एक तरीका है बांटने का कि 2, 8 और 2 ऐसे लिख दे। तो ये पहला कक्ष है जिसको हमने के कहा था, ये दूसरा कक्ष है जिसको एल कहे थे, और ये तीसरा कक्ष है जिसमें एम कहा। जैसे ये 2H2 कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाएं तो मैग्नीशियम का ये नाभिक है और नाभिक के अंदर 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन भी होता है इसमें। तो न्यूट्रॉन से मतलब है नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देना। अब ये 12 प्रोटॉन के हिसाब से 12 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एटम को न्यूट्रल होना था उदासीन, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। अब ये 12 प्रोटॉन के हिसाब से 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर हम ऑर्बिट खींचें तो एक ऑर्बिट, इसके बाहर दूसरा ऑर्बिट और इसके बाहर तीसरा ऑर्बिट, तो ये 3 ऑर्बिट। तो 3 ऑर्बिट है, तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 2। तो 2, 8, 2 यही हमने लिखा। ये के है सेल, ये एल है और ये एम है। आगे होता तो NO जाते। तो यहां देख रहे हैं 2, जो है वो ऑर्बिट के हिसाब से दर्शाया गया। पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा में 2। तो इस प्रकार से 12 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑर्बिट के हिसाब से, तो ऑर्बिट के अनुसार इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन इसी को सब ऑर्बिट में बांटें तो सब ऑर्बिट में जब बांटेंगे इसी को, तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो चेंज होगा। और पहला ऑर्बिट में पहला एक ही उपकक्ष होता है S, तो S जो है इसमें चला जाएगा दूर। लेकिन दूसरा L में 2 उपकक्ष है, तो दूसरा है ये कक्ष जिसमें पहला उपकक्ष S है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी में दूसरा उपकक्ष है P जिसमें 2, 8 में से 2 यहां चला गया और बाकी जो बचा यहां 6। बाकी यहां तीसरा उपकक्ष है, तो तीसरा उपकक्ष है, तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए तीसरा का पहला उपकक्ष ही काफी है। तो इस तरह से पहला कक्ष का ये दूसरा कक्ष का उपकक्ष और ये तीसरा कक्ष का, इसमें P D भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि 2 ही है अंतिम कक्ष में, तो 2 को भरने के लिए इतना ही काफी। जब ऐसे दर्शाएंगे SPDF के फॉर्म में, तो ये कहलाएगा ये सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो यही ध्यान रखना, ये ऑर्बिट वाइज, ये सब ऑर्बिट वाइज, और यही 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको लिखने का एक प्रक्रिया, और प्रक्रिया 3 नियमों से बंधा हुआ है। तो नियम को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहां ये देख लें कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। तो उसके लिए मैं एक यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, उसी को समझना है। तो डायग्राम जो है बिल्कुल आसान है, इसको हम सब ऑर्बिट वाइज लिखें तो पहला है 1s के बाद 2s में 2p भी है, फिर तीसरा कक्ष में 3s, 3p और 3d, चौथा कक्ष में 4s, 4p, 4d और 4f, पांचवा कक्ष में 5s, 5p, 5d, छठा कक्ष में 6x, 6p और सातवां कक्ष में 7s। तो इतना को आप ध्यान रखें, आपको तो इतना ही से काम चल जाएगा, इसके ऊपर वाला। लेकिन आपको हमने एक तरीका बता दिया कि आपको विन्यास लिखना कैसे। तो नॉर्मल जो विन्यास लिखते हैं उसके आधार पर आपको यही ध्यान रखना है कि विन्यास जो लिखा गया है ये सब ऑर्बिट के हिसाब से ही मेनली पूछता है। लेकिन ऑर्बिट वाइज तो जो ऑर्बिट में है उसी को सब ऑर्बिट में बांटा गया है। मतलब पहला में 1 कक्ष है, दूसरा में 2 कक्ष है, 2 उपकक्ष है, तीसरा में 3 उपकक्ष है, चौथा में 4 उपकक्ष है, पांचवा में 5 उपकक्ष होता है, छठा में 6 उपकक्ष होता है, सातवां में 7 उपकक्ष होता है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही हमने लिया। अब इसको आगे बढ़ाएं तो लिखना कैसे है कि यहां इसको क्रॉस करना है इसे, तो इस प्रकार से क्रॉस कर दिया जाए तो एक पैटर्न बन जाता है, और यही पैटर्न को आपको फॉलो करना। तो ये पैटर्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से लिखना कैसे है कि एरो जो है ऊपर से इधर की तरफ आया, तीर इधर से चल रहा है, तो इधर से चलना है, फिर यहां आ जाना है, फिर इधर से चलना है, फिर ऐसे आना। मतलब 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s तब 3d, 4p, 5s। इसको अगर लिखें तो आपकी एग्जाम के लिए जो कंपल्सन है, जितना जानना है उसको अगर लिखा जाए तो हम 1s से शुरू करें तो 1s आएगा पहले, फिर 2s,
2p आएगा, 2s 2p के बाद 3s 3p और 3p के बाद यहां देखें 4s है, 3d यहां है, तो 3p के बाद जो आएगा वो 4s और 4s के बाद 3d। तो इतना को ही आप ध्यान रखें, सीक्वेंस में ऐसे चलना है। आप 4s को पहले भरेंगे, 3d को बाद में भरेंगे। जो हमने कहा कि कुछ नियम है जिसके आधार पर विन्यास लिखने का प्रक्रिया का निर्धारण किया गया और उसी नियमों को फॉलो करना होता है। जो इस पैटर्न में वो नियम को फॉलो किया गया, तो ध्यान रखना है कि 1s ये पहला है और ये ध्यान रखना है कि जो भी एक कक्ष का उपकक्ष होगा उसको एक साथ लिखना होता है। तो ऐसे आप लिखें तो एक साथ सटा के लिखें, 1 वाले को एक साथ लिखें, 2 वाले को एक साथ लिखें, 3 वाले को एक साथ लिखें, 4 वाले को एक साथ लिखें। लेकिन यहां पर चूंकि कंपल्सन है तो 4s अलग है, 3d अलग है, तो इसको अलग अलग लिखना। और इस रूप में आप विन्यास को लिख सकते हैं किसी का भी, जैसे यहां लिखा गया तो उसी पैटर्न को फॉलो किया मैग्नीशियम, तो इसको ध्यान रखना। अब यहां आगे बढ़े तो मैग्नीशियम के बाद हम एक कॉमन लिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम को लिखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक नंबर 20 है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है इसमें। अब 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ऑर्बिट वाइज अगर लिखेंगे तो 20 जो बटेगा तो बट करके ये ऑर्बिट वाइज 2882 होगा। तो 4 कक्ष है इसमें और 4 कक्ष में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसको सब ऑर्बिट वाइज लिखें तो सब ऑर्बिट वाइज पहला को लिखें उपकक्ष में तो ये 1s2, इसको 8 को बांटें तो 2s2 2p6, फिर इसको लिखें तो 8 वाले तीसरा कक्ष में तो 3s2 3p6 और ये जो है 2 है और 2 जो है 3p के बाद कहां गया तो 3p के बाद 4s में गया, तो 4s लिखेंगे 3p के बाद 4s2। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का। तो यही पैटर्न को फॉलो करना और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। अब इसी के आधार पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं, नाम है क्रोमियम, जिसको हम 24 के रूप में देखते हैं। तो क्रोमियम 24 मतलब एटॉमिक नंबर 24 और 24 का एटॉमिक नंबर हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 24 हो गई। जैसे यहाँ 12 था तो इलेक्ट्रॉन 12, यहाँ 20 था तो इलेक्ट्रॉन 20 और यहाँ 24 है तो इलेक्ट्रॉन 24। तो 24 में यहां देख रहे हैं कि 20 तक का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, तो 20 तक का इतना ही होगा और 20 में 4 ऐड हुआ है तो 4 ऐड हुआ, ये 4 को यहां जोड़ देना, तो इतना तक तो कॉमन होगा 4s तक। तो 4s को हम यहां उठा रहे हैं, तो 4s को यहां उठाएं तो यहां तक 4s2, तो 4s2 में चला गया मतलब ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैल्शियम का जो लिखा हुआ है 20 का, ये अंतिम वाला 20 यहां हो गया। अब 20 के बाद 4s2 के बाद अगर लिखेंगे तो 4s के बाद क्या है 3d है, तो 4s के बाद 3d में जाएगा तो 20 हो गया यहां तक आकर के ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 जो बचा हुआ है तो 20 4 24 हो जाएगा तो 3d 4 हो जाएगा यहाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, इतना कॉमन होगा। 4s2 यहां रखे हैं उठा करके, 4s2 के बाद 3d4 आ गया। अब यहां देखें कि 4s2 3d4 ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है जो इस पैटर्न से राइट है, ये ध्यान रखना। अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये पूरा नियम को फॉलो कर अनुसरण कर रहा, लेकिन इस नियम के अनुसरण के बावजूद ये सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ये गलत है। अब गलत है तो सही क्या करना है, करना क्या है कि 4s2 और 3d4 जो है इसको कर देना है क्या कि 4s1 कर देना है और 3d को 5 कर देना। तो कॉन्फ़िगरेशन वही है, 2 और 4 6 है, यहां 5 1 6, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को बदला गया कि जो 2 था उसमें 1 कर दिया हमने और 4 था उसको 5 कर दिया। और ये कंडीशन तब होता है जब हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होता है, एक जिसको हाफ फील्ड या दूसरा फुल फील्ड कहते हैं, यही 2 चीज को ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी आइटम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो साथियों ये ध्यान रखना होता है कि क्या वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड की स्थिति में आ सकता है। अगर वो आ सकता है और खासकर इसी एस और डी के समय में, कि जब ऐसा हो तो आप अगर ऐसा कंडीशन कर सकें तो इस स्थिति में एटम को अधिक स्टेबल समझा जाएगा, ये ज्यादा स्थायी और सारा काम स्टेबिलिटी के लिए हो रहा।
स्टेबिलिटी हो गई तो काम कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के लिए सारा काम हो रहा है, और कोई भी आइटम तभी स्टेबल होता है जब उसके उप कक्ष में या तो कक्ष पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो। तो एस में अधिकतम 2 ही रह सकता है, डी में अधिकतम 10 रह सकता है। तो 10 होगा तो स्टेबल होगा, यहां 2 होगा तो स्टेबल होगा, या आधा कर दें तो आप 2 का आधा 1 और डी 10 का आधा 5, मतलब एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये फुल फील्ड, अगर इतना है तो भरा हुआ है पूरा, या तो आधा हो तो आधा एस में 1 हो जाए, डी में 5 हो जाए, पी में 3 हो जाए और एफ में 7 हो जाए। ये कंडीशन अगर आ रहा है, एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, डी के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, पी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और एफ के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो मान लेंगे कि ज्यादा स्टेबल। और यहां देख रहे हैं कि 4 है तो ना तो ये पूरा भरा हुआ ना आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ है, 2 होना चाहिए, 2 है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहां आ जाए तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया। जो अनस्टेबल था ये आधा भर गया, और इस रूप में एक कॉन्फ़िगरेशन आया 4s1 3d5, और इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को सही कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी आइटम का हाफ फील्ड या फुल फील्ड की जो स्थिति होती है वही सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, और उसी के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता। तो अब यहां के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया आपने, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें जो आपको ध्यान रखना। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस को ध्यान रखें, और खासकर क्रोमियम को ध्यान रखें। क्रोमियम बार बार एग्जाम में पूछता रहता, तो क्रोमियम को ही ज्यादा फॉलो करें। बाकी सब कॉमन, बाकी सब जो छोटा है 20 से पहले का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 से पहले का होगा, इसको फॉलो करेंगे, आप लिख सकते हैं, कोई इसमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। तो इसको ध्यान रखें। अब इस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, ऑर्बिट वाइज 282, जैसे मैग्नीशियम का लिखा, इसका 2882 ये ऑर्बिट वाइज। तो ऑर्बिट वाइज जब लिख दिए तो यहां पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन की चर्चा होती है। एक इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। एक जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको हम हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही वैलेंसी की बात आती है। जो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर वैलेंसी को मैं समझाऊंगा कि वैलेंसी क्या होता है, कैसे उसका निर्धारण होता। लेकिन यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि इसी के द्वारा रिएक्शंस होते हैं। तो पहला तो समझना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या, किसको कहें संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो ध्यान रखना है कि कोई एटम है, एक परमाणु, तो एटम के बाहरी कक्ष में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान रखना है, बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के बाह्यतम कक्ष में होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एकदम याद रखना। जैसे यहां सोडियम, यहां मैग्नीशियम लिखा हमने, तो ये पहला कक्ष है, दूसरा के तीसरा के बाद चौथा कक्ष नहीं है, मतलब ये तीसरा जो है ये बाहरी कक्ष है, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इस एटम के लिए, मैग्नीशियम के लिए। तो बाहरी है, और बाहरी में कितना है, 2 है। अर्थात मैग्नीशियम का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब इसी को अगर पूछे कि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 283। तो ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष, यहां 2 8 और यहां 2 की जगह 3 हो जाए, तो ये अंतिम कक्ष में, मतलब यहां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। ये ध्यान रखना। जैसे पूछ दे कि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और 8 को बांटेंगे तो 2 और 6, तो पहला में 2, दूसरा में 6, तीसरा तो ऑर्बिट ही नहीं है ऑक्सीजन में। तो इसके लिए बाह्यतम कक्षा ये हो गया, और बाह्यतम कक्षा ये हो गया, इसके चलते यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ऑक्सीजन का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो। तो बिल्कुल आसान है कि बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के बाहरी कक्ष में होता है
इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं। और ध्यान रखना है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है, यही इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस में भाग लेता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो वो काम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो बाहरी कक्ष वाला ही करेगा। बाहरी कक्ष के अलावा अन इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस में भाग नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखना। तो पहला तो कि रिएक्शन करता है, संयोग करता है, इसलिए नाम संयोजी इलेक्ट्रॉन। और कौन है? तो बाहरी कक्ष में। तो पहला ये ध्यान रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा देखें तो दूसरा इसी से रिलेटेड है, एक नाम है कोर इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन दोनों को ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन को समझने में। जब कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं तो इन सब टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया जाएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट को जोड़कर पूछा जाएगा, और तब आप क्वेश्चन बना पाएंगे जब आपको इन सब चीज की जानकारी हो। वीडियो को पूरा देखें, आगे सरका करके ना देखें। शॉर्टकट जो लाइफ चल रहा है उससे हर जगह परेशानी आ रही है। पूरा थॉट एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ें डेप्थ के साथ। एक बार पढ़ लें कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और मंथन करें, मथें। जैसे समुद्र मंथन से चीजें निकली थी, बहुत चीजें। तो कोई भी चढ़े चीज पढ़ें तो उसका मंथन करें, सिर्फ रटे नहीं। जब मंथन करेंगे तो नए नए चीजों को आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उससे आप चीजों को निकाल पाएंगे खुद। और जो खुद ड्राइव होता है वो फिर आदमी भूलता नहीं है। तो पढ़ने के बाद इस पर मंथन करें, चिंतन करें कि हो क्या रहा। जो आपको बताया जा रहा बिल्कुल समराइज करके बताया जा रहा है। फाउंडेशन बैच जो चलता है उसमें 0 लेवल से हम लोग बीपीएससी यूपीएससी के पीटी लेवल तक जाते हैं। लेकिन वहां चूंकि क्लासेज होता है, रेगुलर चलता है, तो वहां बताने का मौका होता है। यहां पर क्या है कि हम वीडियो के माध्यम से एक कॉन्साइज वे में प्रस्तुत करें ताकि आपका काम हो जाए। आप जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसमें आपका समय बर्बाद ना और पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब यहां चलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक तो हमने बाहरी कक्ष को ले लिया, तो बाहरी कक्ष को छोड़ दें तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है एटम, वो कोर इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाहरी कक्ष, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बाहरी कक्ष जो है, तो बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। मतलब जो बचा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दो ही रूप में बटा हुआ है, एक वैलेंस है, और वैलेंस को हटा दे तो बाकी जो बचा वो कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लिखें, ये मैग्नीशियम का आपने लिखा, तो मैग्नीशियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है वहां पर 12 वाले का, तो लिखा था 282। तो हमने कहा ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चूंकि बाहरी कक्ष में है, इसके बाहर कोई कक्ष नहीं है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बाकी बच गया ये 2 और 8, तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 10 इलेक्ट्रॉन जो हो गया टोटल 8 2, इसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम कितना है? 10 है। उस तरह से एल्युमिनियम में देखें तो एल्युमिनियम में अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम का 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 283, तो 3 जो है यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और बाकी यहां भी 10 जो है ये कोर इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कोर इसलिए कि वो सेंटर पार्ट में और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखें कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। कभी भी कोई एटम दे दे और पूछ दे कि कोर इलेक्ट्रॉन बताएं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे हम दे दें एक क्वेश्चन है कि एक परमाणु है जिसमें परमाणु के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। एक एटम है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बताएं। तो 16 वाले को बांटे तो ऑर्बिट वाइज बांटेंगे तो 2 8 6 होगा। तो 2 8 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्बिट वाइज। तो 2 8 6 16 को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 16 सल्फर का होता है। तो 16 2 8 6 और अगर इसको बांटे तो 2 भाग में बटेगा, ये जो है बाह्यतम कक्षा में और ये बाकी अंदर के कक्षा में। मतलब इस केस में जो 16 वाला आइटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना, तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 6 होगा, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 10 होगा। ये ध्यान रखना। जैसे यहां कैल्शियम के बारे में दिया गया तो कैल्शियम में 2H8 है। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये होगा 2, जो कि बाह्यतम कक्षा में 2 ही। और जो कोर इलेक्ट्रॉन है इसका, वो कोर इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 288, ये तो बाहर चला गया बाकी अंदर है, ये तीनों कोर इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो तीनों तो 8 8 16 और 2 18 कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, जब तक आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन नहीं समझेंगे तब तक आगे का जो टॉपिक होगा जिसमें हम लोग को वैलेंसी वगैरह पढ़ना है या और भी आईपी वगैरह पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आई। तो इतना चीज ध्यान रखें पहले। अब आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं और जो देखेंगे उसमें हम यहां एक नियम आपको बताने जा रहे हैं विन्यास से संबंधित। क्योंकि नियम से सवाल पूछेगा तो नियम को ध्यान रखना। और विन्यास से संबंधित एक कॉमन नियम है जिसका नाम है हुंड्स रूल। तो ये ध्यान रखना, हुंड्स रूल कई बार पूछा गया एग्जाम, हुंड्स का नियम। तो हुंड का नियम क्या कहता है इसको समझना। और ये कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित है। विन्यास जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब ऑर्बिट बाय उपकक्ष के हिसाब से जब ऐसे बांटे तो आपको इस नियम को फॉलो करना हो। तो हुंड्स रूल हुंड ने दिया, ये ध्यान रखना। और जो नियम दिया हुंड ने वो विन्यास के लिए दिया, और विन्यास सब ऑर्बिट वाइज। और सब ऑर्बिट वाइज में किस तरह का, तो एक नियम दिया समान ऊर्जा वाले उपकक्ष के लिए। ये ध्यान रखना कि समान ऊर्जा वाले उपकक्ष के लिए हुंड्स का नियम लागू होता है। एकदम ध्यान रखना। मतलब एनर्जी सबकी बराबर होनी चाहिए। जो नील बोर ने कहा था कि कक्ष जो होता है एनर्जी का एक लेवल, एनर्जी को दर्शाता है। वो पहला कक्ष की अलग ऊर्जा है, दूसरा का अलग ऊर्जा है, तीसरा का अलग ऊर्जा। उसके अंदर जो उपकक्ष है अलग अलग, उसकी भी अपनी अपनी ऊर्जा। और उसी के बारे में कहा कि जब समान ऊर्जा वाला उपकक्ष होगा, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन जब भरना हो तो इलेक्ट्रॉन भरते समय एक चीज का ख्याल रखना कि उपकक्ष में पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। ये ध्यान रखना, जब समान ऊर्जा का उपकक्ष मिल जाए तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है पहले शुरुआती में। और जब भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर इन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देना है, पेयर। तो इलेक्ट्रॉन को आप पेयर्ड पहले नहीं कर सकते, पहले सब में एक एक भरना है और बाद में पेयरिंग कर देना। तो ध्यान रखना ताकि एटम का जो उपकक्ष है वो स्टेबल एनर्जी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ रह सके। क्योंकि सारा काम एटम के स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। जैसे हम यहां पर एक उपकक्ष ले रहे हैं P, और P में हमने पढ़ा कि अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और 6 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए P में 3 कमरे होते हैं। क्योंकि एक कमरा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो अलग नियम जो हम आगे देखें। तो एक कमरा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 3 कमरा चाहिए। एक कमरा मतलब एक उपकक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और ऐसा अगर 6 इलेक्ट्रॉन है P में तो उसको रखने के लिए 3 कंपार्टमेंट चाहिए बॉक्स। एक ही तरह का P है तो सब P ही में, इसलिए P सब का ऊर्जा समान। एक कैटेगरी के जैसे पोस्ट होता है तो क्लर्कियल पोस्ट है तो सब क्लर्क का एक ही पावर है। क्लर्क से ऊपर जाएंगे, बड़ा बाबू है तो उसका पावर अलग है एक तरह का। एसपी जो होते हैं सभी एसपी का पावर एक तरह का। दूसरी तरह का कि ये एक पोस्ट है P, तो ये P ही है सर। तो P ही है सर मतलब सबकी ऊर्जा समान है, ये समान ऊर्जा वाला। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तब तो भर देंगे ऐसे कि 1
2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, 6 भर गया। तो ये 6 भर गया ऐसे, अगर 6 है तब। लेकिन अगर 6 के जगह अगर ऐसा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 6 के जगह आपको जो दिया वो P4 दे दिया, कि P4 है और P4 को आपको भरना है। तो यहां भी 3 बॉक्स है P का, जो कि P ही है तो P भी है, लेकिन यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इसको अगर ऐसे भर दिए और ये खाली रह गया तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। तो सही कैसे करना है? तो सही इस नियम को फॉलो करना है, उसके नियम को। और करना क्या है कि पहले सबको एक एक दे देना है। तो एक यहां से हटाएं, एक यहां से हटाएं। अब एक यहां से हटाएं तो पहले 4 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। 5वां होता तो फिर यहां था, 6ठा होता तो यहां। मतलब पहले सब में समान रूप से एक एक भर देना है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो फिर आप उसको जोड़े के रूप में व्यवस्थित कर दें। क्योंकि 2 को तो रहना है एक साथ एटम के उपकक्ष में, लेकिन 2 तभी रखना है जब साथ में बराबर संख्या हो। ध्यान रखना है। तो ये हुन्स का नियम अक्सर आपसे पूछेगा एग्जाम। तो इतना आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ें, इसको आप बार बार रिवाइज करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन दें, ताकि मैं कुछ और आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।